दो विटामिन पढ़े थे, विटामिन डी एंड विटामिन ई, ठीक है। सो नेक्स्ट देखे विटामिन के, बायोकेम टॉपिक निकाले, बायोकेम, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज विटामिन के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, ठीक है। विटामिन के बारे में कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आते हैं, उस पर यूनिवर्सिटी के अंदर शॉर्ट नोट भी आता है, ठीक है। तो उसके एमसीक्यूज और ये शॉर्ट नोट दोनों याद रखने हैं। पहले तो आप लोग लिखे विटामिन के, इसकी जो नेचर है फैट सॉल्युबल विटामिन है, वो हमने ऑलरेडी ग्रुप मतलब इसकी ग्रुपिंग बनाई थी, क्लासिफिकेशन। तो नेचर के लिहाज से लेके दैट इज दी फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है जी। नहीं, विटामिन ई और विटामिन के इसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन में टॉक्सिसिटी ए की इंपॉर्टेंट है और डी की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ई और के ये बुक में भी नहीं है, ठीक है। ओके, सो फैट सॉल्युबल विटामिन है। दूसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है, इसकी फॉर्म्स लेके विटामिन के इसकी फॉर्म्स हैं, ठीक है। विटामिन के इसकी जो फॉर्म है नंबर 1 दैट इज कॉल्ड पाइलोक्विनोन, एक को हम कहते हैं पाइलोक्विनोन और एक को हम कहते हैं मेनाक्विनोन, ठीक है, मेनाक्विनोन। ये दोनों जो है ये विटामिन के नाम है, पाइलोक्विनोन एंड मेनाक्विनोन, ठीक है। बोथ दीज आर द फॉर्म ऑफ विटामिन के। लेकिन इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, जो पाइलोक्विनोन है ये वो विटामिन के है जो हमें प्लांट सोर्स से मिलता है। कहाँ से? प्लांट सोर्स। इसका मतलब ये है वेजिटेबल वगैरह में हमें मिलता है। तो वेजिटेबल के अंदर जितना भी विटामिन के है उसके फॉर्म को हम कहते हैं पाइलोक्विनोन। और जो मेनाक्विनोन है इसमें याद रखें ये एनिमल सोर्स से आता है, दैट इज कॉल्ड एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें मीट वगैरह है या एनिमल सोर्स के अंदर एग वगैरह है, इन सब के अंदर अगर विटामिन के है तो हमें जिस शक्ल में मिलती है उसको हम मेनाक्विनोन कहते हैं। ये जो पाइलोक्विनोन है एमसीक्यूज में आता है, पाइलोक्विनोन को हम विटामिन के1 भी कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज विटामिन के1। जो मेनाक्विनोन है इसको विटामिन के2 कहते हैं, ठीक है, इतना याद रखें। बुक में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बुक में ये चीज़ लिखी है कि विटामिन के1 दैट कम फ्रॉम द प्लांट सोर्स एंड विटामिन के2 कम फ्रॉम द एनिमल सोर्स। लेकिन इसके नाम अगर आप लोग याद करें, एक पाइलोक्विनोन है और एक मेनाक्विनोन है। अब लेकिन इसकी सोर्सेस ये हमें मिलती कहाँ से है, व्हाट आर दी सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी कैन गेट विटामिन के। तो हेडिंग दे दे इसकी सोर्सेज के बारे में। तो इसकी सोर्सेज क्या है? विटामिन के जब हम बाहर से हम लेते हैं डाइट के अंदर तो उसके बहुत सारी सोर्सेज हैं। सबसे पहले तो लेके वेजिटेबल्स, इसके अंदर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल कंटेन विटामिन के। और वेजिटेबल के अंदर फॉर एग्जांपल आप लोग नीचे लेके स्पेनिश, ये ठीक है, इसका मतलब ये है स्पेनिश के अंदर होता है ये साग वगैरह जितने भी फाइबर्स डाइट होते हैं, इट कंटेन ऑफ विटामिन के। दूसरी बात इसमें लेके ब्रोकली, ब्रोकली के अंदर ये विटामिन के हैं, ठीक है, यहाँ पे लेके ये ब्रोकली, ठीक है, इट कंटेन विटामिन के। और इसके बाद नेक्स्ट लिखना है नट्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स है या नट्स है, पीनट्स है, ठीक है, या जितने भी नट्स है उसके अंदर भी विटामिन के की वाफर मिकदार शामिल होती है। इसके साथ साथ जो एनिमल सोर्स है उसमें एग्स आती है, एग्स कंटेन विटामिन के, लेकिन एग्स की जो वाइट है उसमें विटामिन के ज़्यादा होती है क्योंकि इसका जो येलो है वो फैट्स होती है। एक का जो वाइट पोर्शन है उसमें प्रोटीन प्लस विटामिन होते हैं, उनमें से एक क्या होता है? विटामिन के। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखे इंपोर्टेंट वन, 4th नंबर सोयाबीन, ये सोयाबीन के अंदर भी होता है, तो सोयाबीन आल्सो कंटेन विटामिन के। इसी तरह इसके बहुत सारी सोर्सेज है। तो वी कैन से कि विटामिन के हैव अ प्लांट सोर्स एज वेल एज एनिमल सोर्स। अब एक बंदा है वो स्पेनिश खाता है, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल लेता है, उसको जो विटामिन के मिलती है वो पाइलोक्विनोन है, वो के1 है। लेकिन अगर हम एग में या इस तरह सोयाबीन या कोई एनिमल सोर्स में लेते हैं तो वो विटामिन के2 है जिसको मेनाक्विनोन कहते हैं। लेकिन इसमें एक एमसीक्यूज आप लोगों ने ऐड करनी है, दिस इज द ओनली विटामिन, इसमें लेके एमसीक्यूज नोट में, दिस इज द ओनली विटामिन which is synthesized by intestinal flora। intestinal flora, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उसको हम यूजफुल बैक्टीरिया भी कहते हैं या उसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल फ्लोरा। वही इंटेस्टाइनल फ्लोरा के अंदर ये एबिलिटी है कि वो बॉडी के लिए क्या बना सके? विटामिन के बना सके। बहुत सारी विटामिन हम बाहर से लेते हैं, लेकिन ये विटामिन अगर हम ना भी ले तो हमारी बॉडी भी ये बना सकती है फ्रॉम द इंटेस्टाइनल फ्लोरा। तो अगर एक चीज़ बॉडी भी बनाती है बाहर से भी आती है तो उसकी डेफिशिएंसी चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इसलिए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के इज़ वेरी वेरी रेयर, ये रेयर होती है। इसमें लेके साइट ऑफ एक्टिवेशन, अब ये पॉइंट याद रखना है कि जो विटामिन के है इसकी एक्टिवेशन साइट क्या है या कहाँ पे जाकर इसकी एक्टिवेशन होती है, दैट इज लीवर। कहाँ पे? लीवर के अंदर। जब हम विटामिन के लेते हैं तो आफ्टर द एब्जॉर्प्शन इट गोज इनटू द लीवर टू मेक इट एक्टिवेटेड। जब तक विटामिन के लीवर में ना जाए उसकी प्रॉपर एक्टिवेशन नहीं होती, ठीक है। इसके बाद लिखें एंजाइम्स।
कि वो कौन सी एंजाइम है जो विटामिन के की क्या करती है, एक्टिवेशन करती है। एनीवन इन द क्लास, शाबाश, एनीवन इन द होल क्लास कैन टेल मी which enzyme in the liver help in the activation of vitamin K, that is known as epoxide reductase। उसका नाम क्या है, epoxide reductase। जिसमें एमसीक्यूज आता है और इस एंजाइम के ऊपर एमसीक्यूज इसलिए आता है कि इस पर एक ड्रग काम करता है और वो ड्रग जो इस एंजाइम को ब्लॉक करे वो विटामिन के को एक्टिवेट होने नहीं देगी, ठीक है। उस ड्रग के बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि विटामिन के आफ्टर द एब्जॉर्प्शन reaches into the liver and within the liver there is an enzyme epoxide reductase और ये विटामिन के को इनएक्टिव फॉर्म से क्या करता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब इसके बाद लिखे फंक्शंस ऑफ विटामिन के, कि विटामिन के व्हाट इट विल डू फॉर द बॉडी, किसके काम क्या है, फंक्शंस ऑफ विटामिन के। देखिए विटामिन के बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन इसका जो प्राइम फंक्शन है वो ब्लड कोआगुलेशन है। ये क्या है, ब्लड कोआगुलेशन। ये ब्लड को कोआगुलेट करने में हेल्प करती है। अगर कहीं पे कट लग जाए और वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, उस ब्लड को रोकने में और उसको कोआगुलेट करने में किस विटामिन का काम है, विटामिन के। तो के फॉर कोआगुलेशन, इस तरह याद रखें। तो यहाँ पे लेके नंबर 1, इट हेल्प इन दी ब्लड कोआगुलेशन। जिस तरह हम कहते हैं प्लेटलेट्स का काम ब्लड स्टॉपेज में है, इसी तरह विटामिन के ये भी ब्लड को रोकने में हेल्प करती है। विटामिन के की जो डेफिशिएंसी है उससे जनाब क्या हो सकती है, ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होती हैं। अब सवाल यह है कि विटामिन के कैसे ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करती है। इट एक्टिवेट क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये किसको एक्टिवेट करती है, क्लॉटिंग फैक्टर। यहाँ पे लेके बाई एक्टिवेटिंग सर्टन क्लॉटिंग फैक्टर्स। ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। ये क्या होती है, प्रोटीन इन नेचर। अब वो क्लॉटिंग फैक्टर जो विटामिन के ऊपर डिपेंड करती है एक्टिवेशन के लिए, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2 है। क्या है, 2। इसके बाद लेके क्लॉटिंग फैक्टर 7, इसके बाद 7 है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 एंड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10। ये 4 वो क्लॉटिंग फैक्टर है जो विटामिन के ऊपर डिपेंड करती है। इन क्लॉटिंग फैक्टर की जो एक्टिवेशन है वो विटामिन के डिपेंडेंट है। और वैसे ब्लड को रोकने में अगर हम सिंपल बात करें, एक प्लेटलेट्स चाहिए और एक क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए, लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर इन चारों को एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए, विटामिन के। और जब तक विटामिन के इनको ना मिले तो ये फैक्टर एक्टिवेट नहीं होते, तो ब्लड कोआगुलेट नहीं होगा। इसी वजह से बिकॉज ऑफ दीज क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेशन विटामिन के एज अ रोल इन द ब्लड कोआगुलेशन। ये ब्लड कोआगुलेशन में काम करता है। यहाँ पे एक एमसीक्यू याद रखें कि विटामिन के इनको कैसे एक्टिवेट करती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिखिए कि मैकेनिज्म। अब हम मैकेनिज्म की तरफ जाएंगे कि मैकेनिज्म किस तरह होता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट कैसे होते हैं। आज हाँ जी, उन ब्लड क्लॉट जो है ये बच्चों में थोड़ा स्लो होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। वजह यह है कि बच्चों के अंदर नॉर्मली विटामिन के कम होती है। इसका वजह यह है कि विटामिन के सिंथेसाइज बाय इंटेस्टाइनल फ्लोरा, और बच्चों की जो इंटेस्टाइन है वो मैच्योर है कि इमेच्योर। उस इमेच्योर इंटेस्टाइन में इतना फ्लोरा नहीं होता, यूजफुल बैक्टीरिया नहीं होता कि वो क्या बना सके, विटामिन के बना सके। इसी वजह से जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है बच्चों के अंदर एज कम्पेयर टू एडल्ट वो क्या होता है, वो स्लो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि विटामिन के, अब सुन ले यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, विटामिन के ये ब्लड के जरिए लीवर में आता है। कहाँ पे, लीवर में आता है। और आप लोगों को पता है कि इस विटामिन के को अगर ये लीवर में आता है इनिशियली, सो दैट इज इनएक्टिव। ये क्या होती है, इनएक्टिव। अब लीवर के अंदर इस विटामिन के को क्या करना पड़ता है, एक्टिव बनाना पड़ता है। सो विटामिन के की जो एक्टिवेशन है वो कहाँ पे होती है, लीवर के अंदर। लेकिन लीवर के साथ एक एंजाइम है जिसका नाम इपोक्साइड रिडक्टेज है। क्या चीज़ है, इपोक्साइड रिडक्टेज। तो इपोक्साइड रिडक्टेज इज द एंजाइम which convert inactive vitamin K into active vitamin K। अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स 2 होता है और ये भी लीवर में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं, लीवर में। 7, 9 एंड 10। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2 है इसका दूसरा नाम प्रोथ्रम्बिन है। क्या है, प्रोथ्रम्बिन। इसको प्रोथ्रम्बिन कहते हैं। ये भी एग्जाम में आता है कि प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटेड बाय विच विटामिन, आंसर इज विटामिन के, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2 इज नोन एज प्रोथ्रम्बिन। आप लोगों को अगर किसी ने याद रखने हैं, अ गुड स्टूडेंट, इस क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2 को क्या कहते हैं, प्रोथ्रम्बिन। इस 7 को कहते हैं स्टेबल फैक्टर। क्या कहते हैं, स्टेबल फैक्टर। 9 को कहते हैं क्रिसमस फैक्टर। कौन सा, क्रिसमस। और इसको कहते हैं स्टार्ट पावर फैक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा नाम है STAUTPROWER। इसको कहते हैं स्टार्ट पावर फैक्टर, ठीक है जी। इसका मतलब यह है प्रोथ्रम्बिन, स्टेबल फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर एंड स्टार्ट पावर फैक्टर, ये चारों के चारों डिपेंड करते हैं ऑन विटामिन के। इस तरह याद रखें।
और जब विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में, किसमें, थ्रोम्बिन, और यही थ्रोम्बिन फिर जाकर फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट करता है, फेब्रिन में, और वो ब्लड को क्लॉट करता है, क्या करता है, क्लॉट। एंड व्हेन फाइब्रिनोजन कन्वर्ट इनटू फेब्रिन दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड कोआगुलेशन, इसको क्या कहते हैं, कोआगुलेशन कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्लॉटिंग फैक्टर 2 का नाम क्या है, शाबाश, वेरी गुड। when vitamin K activate prothrombin it will convert into thrombin, और then thrombin convert fibrinogen into fibrin and that fibrin will make the blood to clot, वो coagulate करता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें, मैं एक कंसेप्ट की तरफ आप लोग को लेके जा रहा हूँ, वो कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्या है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये क्लॉटिंग फैक्टर तो एक्टिवेट होंगे विटामिन के की वजह से, लेकिन ये क्लॉटिंग फैक्टर्स है क्या चीज, दीज आर प्रोटीन, ये क्या होते हैं, प्रोटीन, एंड प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। इन क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम ग्लूटामिक एसिड है, क्या चीज है, ग्लूटामिक एसिड, मेरी बात समझ रहे हैं। और इन प्रोटीन्स के अंदर कार्बन होते हैं, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गेमा कार्बन, कौन सा, गेमा कार्बन। अब सवाल यह है कि इस ग्लूटामिक एसिड के साथ जो कौन सा कार्बन है, हाँ जी, गेमा कार्बन, इस गेमा कार्बन या जो गेमा चेन है इसके ऊपर हमने कार्बन डाइऑक्साइड अटैच करना है, किस चीज को, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात और से सुने, CO2 का अटैच करना इस कार्बोक्सिलेशन, ये क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन। CO2 को रिमूव करना डी कार्बोक्सिलेशन होता है। अब मेरी बात गौर से सुने और ये जहन में बैठा ले, क्योंकि अ गुड स्टूडेंट शुड नो दिस फैक्ट कि कार्बोक्सिलेशन ऑफ द गामा कार्बन ऑफ ग्लूटामिक एसिड विद इन हाउ मेनी फैक्टर, 4 फैक्टर, जब तक ना हो जाए इन चारों को हम एक्टिवेट नहीं करते हैं। इन चारों को एक्टिवेट करने का मतलब इन चारों के अंदर ग्लूटामिक एसिड की गामा कार्बन पे क्या अटैच करना है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड की अटैचमेंट जो कराता है वो विटामिन के होता है, वो क्या होता है, विटामिन के। अब मेरी बात गौर से सुने, ऐसा तो सबको पता होता है कि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स विटामिन के, अब के से, द रीजन इज हाउ, द रीजन इज कि विटामिन के इज अ को फैक्टर, ये क्या है, को फैक्टर है, ये हेल्पर है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को गामा कार्बन के ऊपर किस में अटैच करे, ग्लूटामिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन दीज 4 फैक्टर्स, तब जाकर ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट, एंड व्हेन दीज फैक्टर एक्टिवेट दे विल हेल्प टू ब्लड कोआगुलेट, ये ब्लड कोआगुलेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक मैं लिखता हूँ नोट में लेके, गामा कार्बोक्सिलेशन, द वर्ड इज गामा, कौन सा कार्बन है, गामा, और कार्बन डाइऑक्साइड अटैच करना है तो गामा क्या है, कार्बोक्सिलेशन ऑफ व्हिच, ग्लूटामिक एसिड विद इन हाउ मेनी फैक्टर्स, दैट इज 4, दे आर डन बाय विटामिन के, ठीक है जी। अब देखिए बात यहाँ पे बन गई कि विटामिन के जब लीवर में आती है वो खुद क्या होता है, इनएक्टिव, वो एक्टिवेट हो जाती है इपोक्साइड रिडक्टेज की वजह से, और जब वो एक्टिव हो जाए तो फिर ये गामा कार्बोक्सिलेशन अब ग्लूटामिक एसिड करता है, जिसकी वजह से ये चारों फैक्टर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट, और फिर इन चारों में से एक प्रोथ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है और वो फाइब्रिनोजन को फेब्रिन में कन्वर्ट करता है, और उससे हम ब्लड की क्या करते हैं, कोआगुलेशन करते हैं, ये इसका मेन काम है। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, अब ये पॉइंट बता रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो वेरी वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट इट, ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे कम लोग जानते हैं, ठीक है, वो भी याद रखना है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोग को याद होना चाहिए वो ये है कि, पता नहीं किसी ने 2 है यार, ओके, इसमें आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है। एक तो आप लोगों को पता चल गया ना कि विटामिन के का काम क्या है, ब्लड कोआगुलेशन है, किस तरह है वो आप लोगों ने डिस्कस किया कि गामा कार्बोक्सिलेशन। सेकंड नंबर लेके यहाँ पे, सेकंड नंबर फंक्शन, इट एक्टिवेट ओस्टियोकैल्सिन, इट एक्टिवेट ओस्टियोकैल्सिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। What is osteo? The word used for bone. Very good. Osteocalcin, or osteocalcin which make the bone strong. अब देखें bone strong, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो बोन वीकनिंग कराती है, उसमें ट्रीटमेंट की शक्ल में हम विटामिन के देते हैं। इसका मतलब विटामिन के का काम बोन को स्ट्रांग भी बनाना होता है। कैसे? इसका एक रीजन है, ये ओस्टियोकैल्सिन को एक्टिवेट करता है। अब सवाल यह है कि व्हाट इज ओस्टियोकैल्सिन, तो इसमें लेके अ प्रोटीन विच डिपॉजिट, ऐसा प्रोटीन विच डिपॉजिट कैल्शियम ऑन द बोन, ये बोन के ऊपर कैल्शियम को डिपॉजिट करता है, और जितना हम कैल्शियम को ज्यादा डिपॉजिट करेंगे उतना बोन क्या होगा, स्ट्रांग होगा, बोन बिकम वेरी स्ट्रांग। तो ये क्वेश्चन आता है, एक हार्मोन आप लोगों को पता होगा PTH, पैराथायराइड हार्मोन, उसका काम बोन से कैल्शियम लेना होता है, क्योंकि वो बोन से कैल्शियम लेकर ब्लड को देता है, और ब्लड से कैल्शियम लेकर बोन को देना, दैट इज द फंक्शन ऑफ ओस्टियोकैल्सिन। ये एक प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, जितना हम इस प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे उतना बोन के ऊपर कैल्शियम डिपोजिशन ज्यादा होगी, एंड इट विल मेक द बोन स्ट्रांग, इससे बोन स्ट्रांग हो जाती है। नंबर 3 यहाँ पे देखें, इट बूस्ट इम्यून सिस्टम, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो इट बूस्ट इम्यूनिटी, और जितना हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। तो इट डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बाय बूस्टिंग द इम्यूनिटी, ये इम्यून रिस्पॉन्सेस को इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि विटामिन के डेफिशिएंसी, अब हेडिंग दे दे कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। अब ये डिस्कस करेंगे कि जो विटामिन के है इसकी डेफिशिएंसी
क्यों होती है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो व्हाट विल बी द आउटकम। तो हेडिंग ऊपर दे दे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। अब इसकी डेफिशिएंसी की तरफ डिस्कशन करेंगे, किसकी डेफिशिएंसी क्यों होती है। तो लिखे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। अब नीचे लिखे रिस्क फैक्टर। इसका मतलब यह है कि वो बात है जिसकी वजह से विटामिन के डेफिशिएंसी के चांसेस ज़्यादा होती है। दे आर दी रिस्क फैक्टर। वो रिस्क फैक्टर होती है नंबर वन दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इनटेक इन द डाइट। अगर हम डाइट में इसका विटामिन के का लेना कम करें तो वक्त के साथ साथ इसकी डेफिशिएंसी चांसेस कम होती हैं। यहाँ पे लेके डिक्रीज डाइटरी इनटेक, मतलब डाइट में कम लेना, नंबर 1। नंबर 2, विटामिन के की जो एक्टिवेशन है वो कहाँ पे होती है, लीवर में। तो लीवर पैथोलॉजीज, अगर कोई डिजीज है जो लीवर को अफेक्ट कर चुकी है तो उसमें विटामिन के की एक्टिवेशन नहीं होगी, तो उससे भी डेफिशिएंसी हो सकती है, कह रही तो लीवर पैथोलॉजीज हो सकती है। नंबर 2, इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज। किस वजह से, इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज। ये कौन एक्सप्लेन कर सकता है, कैसे, हाउ। हाँ जी, इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज का मतलब क्या है, वेरी गुड। अगर हमें इन्फेक्शन कोई और है और हम एंटीबायोटिक कोई और ले रहे हैं तो हम तो इन्फेक्शन के खिलाफ जो एंटीबायोटिक ले रहे हैं वो अप टू द मार्क नहीं होते, तो वो तो उस इन्फेक्शन को खत्म नहीं करेगी, लेकिन जो गलत एंटीबायोटिक ले रहे वो हमारी नॉर्मल फ्लोरा को डिस्टर्ब कर सकती है कि नहीं। और अगर नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाए तो फिर किस विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन के। तो इसलिए कहते हैं कि अपनी तरफ से एंटीबायोटिक यूज ज़्यादा ना करें, इससे विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। 5 दिन के बाद अगर आप एंटीबायोटिक लेने के बावजूद ठीक ना हो जाए तो हमें वही कंटिन्यू करना है कि नेक्स्ट एंटीबायोटिक को स्विच करना है, नेक्स्ट एंटीबायोटिक। इसलिए इफ यू यूज कीपिंग एंटीबायोटिक फॉर लॉन्गर टाइम, और वो उस इन्फेक्शन के खिलाफ ना करे काम जिसके लिए आप ले रहे हैं, तो इम्प्रॉपर हो गई ना। तो यही एंटीबायोटिक न कि आपको ठीक करेगी लेकिन नॉर्मल फ्लोरा को डिस्टर्ब करेगी, और अगर इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाए तो विटामिन के की सिंथेटिक कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट के इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी। किसके अंदर, इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी। इसका मतलब यह है इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी के अंदर मतलब इसका इन्फ्लेमेशन हो सकती है, एंटीराइटिस हो सकता है, बहुत सारी डिजीज ऐसी है जो इंटेस्टाइन को टारगेट करती है, और इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मल फ्लोरा है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो फिर भी विटामिन के की डेफिशिएंसी चांसेस ज़्यादा होती है। नंबर 2, ड्रग्स। कुछ ड्रग्स ऐसी है कि वो विटामिन के को बनाने नहीं देती, वो विटामिन के की डेफिशिएंसी कराती है। उन ड्रग्स में से द क्लासिकल एग्जांपल इज वारफरीन। वो क्या है, वारफरीन। ये वारफरीन एक ड्रग है जो हार्ट की मरीज यूज करता है, या उन लोगों में हम यूज करते हैं जिनके अंदर क्लॉट्स फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। थ्रोम्बोसिस का नाम सुना है क्या, नहीं। जिस बंदे के वेन में थ्रोम्बस बने इसको डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोस कहते हैं। उसमें हम ऐसा ड्रग देते हैं जो ब्लड को थिक रखे कि थिन रखे, थिन। दीज आर ब्लड थिनर। एक वारफरीन है और एक हेपरीन होता है। क्या होता है, हेपरीन। लेकिन विटामिन के साथ जो डीलिंग करता है वो वारफरीन है, हेपरीन नहीं है। तो वारफरीन का काम क्या है, आप सुन ले। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्टिवेट विटामिन के, इपोक्साइड रिडक्टेज। और उस एंजाइम को इनहिबिट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ वारफरीन। ये काम करता है। तो अगर आप किसी को वारफरीन देंगे तो ये इपोक्साइड रिडक्टेज को काम करने नहीं देगा। अगर वो एंजाइम काम नहीं करेगा तो विटामिन के की एक्टिवेशन नहीं होगी, तो ब्लड कोआगुलेशन होगी नहीं होगी। तो इट इज एंटी कोआगुलेंट। ये क्या है, एंटी कोआगुलेंट। ये कोआगुलेशन को रोकती है, ये एंटी कोआगुलेंट है। अगर किसी बंदे ने वारफरीन की डोज बहुत ज्यादा ली है, बहुत ज्यादा, इसको कहते हैं वारफरीन टॉक्सिसिटी। क्या कहते हैं, वारफरीन। तो उस बंदे को ऐसा ड्रग देना है जिसपे हम ब्लड को कोआगुलेट करें कि ना करें, करें। सो द टॉक्सिसिटी ऑफ वारफरीन इज रिवर्स बाय डोज ऑफ विटामिन के। हम उसको बाहर से क्या देंगे, विटामिन के। अगर किसी में विटामिन के बहुत ज्यादा है तो हम उसको क्या देंगे, वारफरीन देंगे। ये एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। तो जिस एंजाइम से विटामिन के की एक्टिवेशन होती है उसी एंजाइम को इनहिबिट कौन करता है, वारफरीन करता है। ठीक है जी। तो जो लोग ज्यादा वारफरीन देते हैं महीनों से, सालों से, तो उन लोगों में भी क्रोनिकली यूज से, ज्यादा लॉन्ग टर्म यूज की वजह से किसकी लेवल कम हो जाती है, विटामिन के। और आखिर में लेके न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी। और ये तो अंडरस्टूड बात है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उसकी इंटेस्टाइन इतनी मैच्योर नहीं होती। तो इंटेस्टाइन इतनी मैच्योर नहीं होती कि वो क्या बना सके, विटामिन के बना सके। तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर भी विटामिन के की डेफिशिएंसी चांसेस ज्यादा होती है। अब लिखे सिम्टम्स। इसकी सिम्टम्स क्या है, अगर किसी बंदे में विटामिन के की कमी हो भी जाए, व्हाट विल बी द क्लिनिकल सिम्टम्स, कि उस बंदे को जनाब सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने लिखना है कि व्हेन विटामिन के इज डेफिशिएंट, द फर्स्ट सिम्टम इट कम दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। क्या स्टार्ट हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। विटामिन के का काम ब्लड कोआगुलेशन है, लेकिन अगर वो है नहीं तो कोआगुलेशन नहीं होगी, तो फिर ब्लीडिंग हो सकती है कि नहीं। यहाँ पे लिखे स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, मतलब बैठे बैठे पेशेंट कहते हैं कि उससे जनाब खून आना शुरू हो गया है। फॉर एग्जांपल नीचे लिखे स्किन ब्लीडिंग,
इसका मतलब बाद लोग कहते हैं कि उसकी स्किन के ऊपर खून के दाग धब्बे बन जाते हैं, और पिन पॉइंट ब्लीडिंग ऑन द स्किन को पेटिके, परप्यूरा, ये चीज़ें कहते हैं। लेकिन आपसे कोई ये पूछे डर्मेटोलॉजी के अंदर कि व्हाट इज मेंट बाय पेटिकिया एंड परप्यूरा, ये दो वर्ड याद रखें, पेटिकिया एंड परप्यूरा, दीज आर द पिन पॉइंट ब्लीडिंग ऑन द स्किन सरफेस, मतलब स्किन के ऊपर खून के दाग धब्बों को हम कहते हैं पेटिकिया एंड परप्यूरा। लेकिन ये इस तरह बिल्कुल पिन पॉइंट होती है, और ये थोड़ी सी बड़ी इस तरह शेप में होती है। इन दोनों में सिर्फ फर्क साइज का है, वरना दोनों जो है स्किन के ऊपर खून के जनाब दाग धब्बों को कहते हैं। सुपरफिशियल स्किन ब्लीडिंग इज ड्यू टू व्हाट, विटामिन के डेफिशिएंसी। नंबर 2, कभी कभार कुछ लोगों के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है इनसाइड द जॉइंट्स, किसके अंदर, जॉइंट्स के अंदर, दैट इज हीम आर्थरोसिस। इसको क्या कहते हैं, हीम आर्थरोसिस। ब्लीडिंग इनसाइड द जॉइंट कैविटीज इज नोन एज हीम आर्थरोसिस। लोग कहते हैं कि उसकी जोड़ों में दर्द है, और वो दर्द आम टेबलेट वगैरह से ठीक हो नहीं होती। तो जब हम उस जोड़ का एक्सरे करते हैं तो एक्सरे हमें यह बताती है कि जोड़ के दरमियान जो स्पेस है उसमें ब्लड है, क्या है, ब्लड है। तो याद रखे, ब्लीडिंग इनसाइड द जॉइंट कैविटी इज नोन एज हीम आर्थरोसिस। आर्थरो इज द वर्ड यूज फॉर, वेरी गुड। जिस तरह इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट को आर्थराइटिस कहते हैं, तो आर्थरो मीन जॉइंट और हीम का मतलब ब्लड है, तो ब्लड इन द जॉइंट इज कॉल्ड हीम आर्थरोसिस। नंबर 2, कभी कभार इन लोगों से देयर इज स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग स्टार्ट फ्रॉम द नोज, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज एपिस्टेक्सिस। इसको क्या कहते हैं, एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस का मतलब नाक से खून आना, मतलब बैठे बैठाए नाक से खून आना शुरू हो जाती है। नंबर 3, हीमाटोमेसिस। क्या होता है, हीमाटोमेसिस, व्हाट इज दिस, दिस इज द ब्लड इन द वोमिटिंग, उल्टियों में ब्लड आना, दैट इज कॉल्ड हीमाटोमेसिस। ये नाम भी याद रखोगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सो हीमाटोमेसिस इज ब्लड इन द वोमिट, ठीक है। मतलब यह है, इमेसिस का मतलब वोमिटिंग को कहते हैं, और हीम का मतलब ब्लड है। सो ब्लड का उल्टियों में आना इज कॉल्ड हीमाटोमेसिस, क्योंकि जब विटामिन के कम होगी तो एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी होगी और इंटरनल ब्लीडिंग भी होगी। और अगर आप स्टमक के अंदर ब्लीडिंग होगी या एसोफेगस के अंदर ब्लीडिंग होगी तो वो ब्लड हम उल्टियों की शक्ल में बाहर फेंकेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, हीमाटोमेसिस कहते हैं। कभी कभार ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है इनसाइड द किडनी, और फिर वहां से जो ब्लीडिंग है वो यूरिन में चली जाती है। सो ब्लड इन द यूरिन इज हेमाचूरिया। इसको क्या कहते हैं, हेमाचूरिया। हेमाचूरिया का मतलब पेशाब के अंदर खून का आना। सो ब्लड इन द यूरिन इज कॉल्ड हेमाचूरिया। और कभी कभार ब्लीडिंग इंटेस्टाइन में हो रही है, कहाँ पे हो रही है, इंटेस्टाइन में। और जब इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होगी तो वो ब्लड फिर स्टूल में जाती है, फीस में जाती है, इसको हम कहते हैं हेमेटोचीजिया। क्या कहते हैं, हेमेटोचीजिया, दैट इज कॉल्ड हेमेटोचीजिया। हेमेटोचीजिया मीन फ्रेश ब्लड इन द स्टूल या फ्रेश ब्लड इन द फीसिस। मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं जब वो मतलब फीसिस पास करते हैं उसमें ब्लड होता है, तो कभी कभार हम कहते हैं हीमोराइड वगैरह हो सकते हैं, कोलोन कैंसर हो सकती है, मतलब फ्रेश ब्लड इन द स्टूल ऑल द टाइम, नॉट विटामिन के डेफिशिएंसी। इट मे बी कोलोन पोलिप्स, इट मे बी कोलोन कैंसर, और इट इवन मे बी हीमोराइड्स, ये पाइल्स वगैरह हो सकती है। लेकिन विटामिन के कमी की वजह से भी मतलब फीसिस के अंदर खून आ सकती है। ये टर्म्स याद रखें, इन सब को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। अब मल्टीपल साइड से ब्लीडिंग हो सकती है, तो हर एक जगह की अपनी अपनी नाम है। तो हीमाटोमेसिस, हेमोचूरिया, हेमेटोचीजिया, या इसके साथ फॉर एग्जांपल एपिस्टेक्सिस, ये सारे के सारे ब्लीडिंग है। और ब्लीडिंग इसलिए हो रही है कि विटामिन के डिफिशिएंट है, तो फिर क्लॉटिंग फैक्टर की एक्टिवेशन नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखें, देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ अनीमिया। इन लोगों में क्या होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ अनीमिया। इन लोगों के अंदर अनीमिया की रिस्क इसलिए बढ़ती है कि इन लोगों की जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाती है, और प्योर इम्यूनिटी के अंदर आरबीसी लाइसिस के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ अनीमिया एज वेल एज इन विटामिन के डेफिशिएंसी। और यहाँ पे एक और इसका पॉइंट आता है कि जो विटामिन के है इसकी वजह से रीअकरेंट इन्फेक्शन, बार बार क्या होगी, रीअकरेंट इन्फेक्शन। इम्यूनिटी स्ट्रांग और वीक, और वीक इम्यूनिटी के टॉप पे इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो रीअकरेंट इन्फेक्शन भी इन लोगों में हो सकती है। आखिर में एक और पॉइंट याद रखें कि एमसीक्यूज ये लेके, ये तो इसकी डेफिशिएंसी है, एमसीक्यूज में लेके कि विटामिन के इंजेक्शन is given to the newborn babies to prevent dash। हाँ जी, कहते हैं कि जितने बच्चे हैं जब वो पैदा होते हैं उनको विटामिन के की इंजेक्शन लगाई जाती है, और ये हॉस्पिटल में लगाई जाती है हर एक बच्चे को, क्योंकि उस बच्चे में अगर कहीं पे कट लग जाए या उस बच्चे से अगर ब्लड स्टार्ट हो जाए तो फिर वो रुकेगा नहीं। इसका वजह यह है कि इसकी जो इंटेस्टाइन है वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, और उसमें इतना फ्लोरा है नहीं कि वो क्या बना सके, विटामिन के बना सके। तो अगर एग्जाम में आता है कि ये विटामिन के की जो इंजेक्शन है ये हम क्यों लगाते हैं बच्चों के अंदर, इसलिए टू प्रिवेंट हीमोलाइटिक डिजीज। किसको प्रिवेंट करना है, डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। इसका मतलब यह है बच्चों के अंदर हीमोलाइसिस के चांसेस ज़्यादा होती है।
और हीमोलाइसिस जो है होगी तो ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग को रोकने के लिए विटामिन के चाहिए, और विटामिन के जो है ना बच्चों के अंदर कम होता है। इस तरह इसने बता दिया कि अगर वहाँ पे ब्लीडिंग होगी इट विल टेक मोर टाइम टू स्टॉप, क्योंकि द इंटेस्टाइन इज इमेच्योर दैट विल नॉट प्रोड्यूस विटामिन के इनफ टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग। इसको एचडीएन कहते हैं, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये भी एमसीक्यूज आता है कि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, और ये हमारी गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल में है कि जितने बच्चे पैदा होते हैं उनको बाय बर्थ एक इंजेक्शन लगाई जाती है जो विटामिन होता है, एंड दैट इंजेक्शन इज विटामिन के। और विटामिन के इसलिए लगाई जाती है कि बच्चे के अंदर ब्लीडिंग के चांसेस को कम करे। ठीक है जी। और ये इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है मसल के ऊपर, क्योंकि बच्चों में वेन्स इतने प्रोमिनेंट नहीं होते कि हम लगा सके। तो द बेस्ट रूट फॉर विटामिन के इंजेक्शन इज इंट्रामस्कुलर, ये मसल में लगाया जाता है। ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स इंपोर्टेंट थे। लेकिन विटामिन के एक वो विटामिन है जो हम डाइट में भी लेते हैं और बॉडी भी बनाती है, तो उसकी डेफिशिएंसी चांसेस एज कंपेयर टू अदर विटामिन कम होती है। ठीक है। ओके, दैट इज नॉर्मल नॉट एबनॉर्मल, ये तो फिजियोलॉजिकल है, क्योंकि जब बच्चा बढ़ता जाएगा तो उसकी जो इंटेस्टाइन है इट विल बिकम मैच्योर, एंड मैच्योरिटी जब वो अटेंड करेगा तो फ्लोर आएगा और वो क्या बनाएगा, विटामिन के। अगर एक बच्चा है वो ग्रो करता रहे एंड नाउ दैट बेबी बिकम एडोलेसेंट, कि एडल्ट बन जाए 18-20 साल में जाए और फिर भी उसका विटामिन के नहीं बनता, देन इट इज पैथोलॉजिकल। तो एज फार एज न्यू बॉर्न इज कंसर्न दैट इज फिजियोलॉजिकल। तो विटामिन के डेफिशिएंसी न्यू बॉर्न के अंदर फिजियोलॉजिकल है और इन कंडीशन के अंदर पैथोलॉजिकल होता है। ठीक है जी। दिस व्हाट ऑल अबाउट विटामिन के इन नटशेल। ठीक है, हमने अभी तक फैट सॉल्युबल विटामिन सारे के सारे डिस्कस किए, ए बी डी ई एंड के। अब लिखे, मैंने वही बताया, अगर विटामिन के और जो ई है इसकी एक्सेस बहुत बहुत रेयर होती है, क्योंकि इनको स्टोर करने के लिए लीवर होता है, लीवर इसको बॉडी में जाने नहीं देता। अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई मरीज नहीं मिलेगा जिसमें विटामिन के एक्सेस, लेकिन अगर आ जाए तो कोगुलेशन ज्यादा होगी कि कम, ज्यादा होगी। इट विल मेक क्लॉट्स इन द ब्लड वेसल टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू नियर बाई ऑर्गन। अगर वो हार्ट के है तो एमआई करा सकती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर वो ब्रेन है तो स्ट्रोक करा सकती है। तो विटामिन के की हाई लेवल कैन लीड्स टू एबनॉर्मल कोगुलेशन, ये कोगुलेशन करा सकती है। ठीक है। अब लिखे विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस। अब आते हैं, देखें ऊपर लेके वाटर सॉल्युबल विटामिन, कौन से खत्म हो गए, फैट सॉल्युबल, अभी वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर वी विल डिस्कस बी कॉम्प्लेक्सेस। इसमें जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो बी कॉम्प्लेक्सेस है। ये हम डिस्कस करेंगे कि बी कॉम्प्लेक्सेस के विटामिन कौन कौन से हैं। टुडे वी विल स्टार्ट विटामिन B1, इसको क्या कहते हैं, थायमीन। तो यहाँ पे लेके हम पहले से स्टार्ट, मैं आप लोग को क्लासिफिकेशन लिखी है क्या नहीं, तो यहाँ पे लेके उसमें द फर्स्ट वन इज विटामिन B1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। इसमें लेके इट इज आल्सो नोन एज थायमीन, इसका दूसरा नाम क्या है, थायमीन है। लेकिन स्पेलिंग को आप गौर से देखें, THIA। मैंने बताया था जो THY वाला थायमीन है वो तो नाइट्रोजनस बेस है, वो DNA के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन ये थायमीन THIA है, दैट इज कॉल्ड विटामिन B1। तो विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है, थायमीन है। यहाँ पे लेके इसकी एक्टिव फॉर्म लेके कहते हैं जब हम फूड में विटामिन B1 लेते हैं तो वो किस चीज की शक्ल में लेते हैं, थायमीन। लेकिन थायमीन खुद जो है ये इनएक्टिव फॉर्म है, क्या है, इनएक्टिव। इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म। और विटामिन B1 का जो एक्टिव फॉर्म है उसका नाम है, देखें, थायमीन पायरोफॉस्फेट। इसको क्या कहते हैं, थायमीन पायरोफॉस्फेट। इसको सिंपली हम कहते हैं TPP। क्या कहते हैं, TPP। इसको स्टार करें और MCQs करें। आप लोग को यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, NAB के एग्जाम में, कहीं पे भी अच्छे एग्जाम में जाए तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विटामिन B1 है या थायमीन है इसका एक्टिव फॉर्म बताए, दैट इज थायमीन पायरोफॉस्फेट। तो थायमीन सिंपल जो है ये बॉडी के अंदर थायमीन पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। नाउ दिस TPP इज एबल टू डू मेनी फंक्शन फॉर द बॉडी, ये फिर बहुत सारे काम में हिस्सा लेता है। लेकिन सबसे पहले के सोर्सेस कि हमें कहाँ से थायमीन मिल सकती है, इसकी सोर्सेस क्या है। नंबर 1, अनपॉलिश्ड राइस। किसके अंदर होता है, अनपॉलिश्ड राइस के अंदर। इसका मतलब यह है कि जो राइस है ना, ये जो चावल है, चावल की जो ऊपर एक कवरिंग होती है उसके अंदर 100% थायमीन होती है। कहते हैं कि चावल को बहुत ज्यादा हाथों से ग्रेड नहीं करना, ताकि इससे हम उस लेयर को इतना भी ज्यादा ना गिराए कि बिल्कुल इसमें थायमीन रह ना जाए। कहते हैं कि अगर आप चावल के दाने के ऊपर जो कवरिंग है उसको आप रिमूव कर भी ले लें, फिर स्टिल अगेन इनफ थायमीन इज देयर फॉर द बॉडी। इसलिए हम पहले चावल को पानी में रखते हैं, मतलब 20 मिनट या आधा घंटा, मतलब पकाने से पहले, तो उससे तो वो लेयर थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि इसको बहुत ज्यादा हाथों से रब नहीं करना है। इसी वजह से इसमें डिफिशियंसी हो सकती है किस चीज की, थायमीन। बॉयल्ड राइस की मिसाल ले ले, बॉयल्ड राइस। ठीक है, अब राइस के बहुत सारे अकसाम है, ठीक है ना, मतलब राइस तो एक किस्म की नहीं है, बहुत सारी अकसाम है। लेकिन जो बॉयल्ड राइस होती है
एज कम्पेयर टू जो हम राइस को जनाब ये मसाले वगैरह डालते हैं उससे ज़्यादा बॉयल्ड राइस के अंदर थायमीन रिजर्व होता है। सो बॉयल्ड राइस कंटेन मोर थायमीन, और 90% जो थायमीन है वो अनपॉलिश्ड राइस के अंदर होती है। सो द रिचेस्ट सोर्स ऑफ थायमीन इज अनपॉलिश्ड राइस होता है। नेक्स्ट इसके अंदर लेके पल्सेस, दालें जितनी भी हैं, पल्सेस का मतलब ये दाल वगैरह को कहते हैं। तो दालें जितनी भी हैं इसके अंदर क्या होता है, थायमीन होता है। स्पेशली जब हम दालें लेते हैं और इसको पकाते हैं उसमें थायमीन एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखें, मतलब पोटैटोज ले रहे, मतलब आलू। वैसे आलू की अकसाम है कि नहीं, एक पोटैटो जो है वो स्वीट आलू होती है, मीठा, उसके अंदर थायमीन बहुत ज़्यादा होता है। तो लेके स्वीट पोटैटो, अकसाम बहुत सारे आ गए सब चीज़ों में, ठीक है ना। यहाँ पे लेके स्वेट, यहाँ पे जो स्वीट पोटैटो, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, थायमीन। नेक्स्ट देखे एग्स, एग्स कंटेन थायमीन, ठीक है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी इस तरह सोर्सेज है जिसके अंदर हमें थायमीन मिल सकती है, ठीक है। तो थायमीन इज प्रेजेंट इन मल्टीपल सोर्सेज। और इसके सामने लेके बीफ, बीफ के अंदर भी थायमीन होता है और हैविली लोडेड विद थायमीन। तो इस लिस्ट से आप लोग को अंदाजा ये हुआ कि थायमीन प्रेजेंट इन दी एनिमल सोर्सेज एज वेल एज प्लांट सोर्सेज। ये प्लांट सोर्सेज में होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितनी भी होती है इट कंटेन थायमीन, लेकिन 90% थायमीन अनपॉलिश्ड राइस के अंदर होती है। और एनिमल सोर्स से भी आ सकती है और प्लांट सोर्स से भी आ सकती है, लेकिन मेजॉरिटी इन द टाइम, मेजॉरिटी इट कम फ्रॉम प्लांट सोर्स। ये कहाँ से आती है, प्लांट सोर्स से आती है। अब देखें इसकी फंक्शंस क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस थायमीन इन द बॉडी, कि ये बॉडी के लिए करता क्या है, एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन। नंबर 1 फंक्शन, थायमीन हेल्प इन द एटीपी प्रोडक्शन। ये किसमें काम करता है, एटीपी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लेके जो थायमीन है ये एटीपी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेके the first thing you people should know regarding the function of thiamine, help in ATP on production, adenosine triphosphate, और that is energy for the body। जितना ATP ज़्यादा बनेगी उतना बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। तो एनर्जी जो प्रोडक्शन है ATP की प्रोडक्शन, उसमें थायमीन का बहुत सारा रोल होता है। याद रखें ATP हम बना सकते हैं 2 तरीकों से, एरोबिकली एंड एनएरोबिकली। लेकिन जो थायमीन है इट मेनली वर्क टू प्रोड्यूस ATP एंड दैट इज एरोबिकली। ये एरोबिकली बनाता है। और आप लोगों को पता है कि इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ब्रेन एंड कार्डियक मसल्स, ये इन दोनों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। यहाँ पे एक चीज नोट कर ले, व्हाट इज द रिच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन। हाँ जी, रिच सोर्स दैट इज ग्लूकोज। और ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के जरिए पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए उससे हम एटीपी निकालते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है ना, इन तीनों को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब सवाल यहाँ पे ये है कि एरोबिकली जितनी एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं उसका मैक्सिमम चीज ब्रेन को मिलती है। तो ब्रेन को जो एनर्जी की जरूरत होती है वो एनर्जी है, वो एटीपी है जो हम एरोबिकली बनाते हैं। कार्डियक मसल भी वो एटीपी यूज करती है जो हम क्या बनाते हैं, एरोबिकली बनाते हैं। जब हम दौड़ते हैं और हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन खत्म हो जाती है तो क्या स्टार्ट हो जाती है, एनएरोबिक। फिर हम मजीद नहीं दौड़ सकते और हमारे मसल में क्रैम्प्स बढ़ जाते हैं, पेन हो जाता है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बन जाती है। क्या बन जाती है, लैक्टिक। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हम मजीद इसलिए नहीं दौड़ते कि हमारी हार्ट की जो एक्टिविटी है मेनली डिपेंडेंट ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन, वो एरोबिक पे होता है। मेरी बात समझ रहे। तो सवाल यह है, अगर ये एटीपी बनाने में हेल्प करती है एरोबिकली, तो फिर ये ब्रेन और कार्डियक मसल को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। नंबर 3 लेके इट बूस्ट इम्यूनिटी। ये तो हर एक विटामिन में है कि ये इम्यूनिटी को, इट बूस्ट इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे विटामिन है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करती है। कुछ कम करती है, कुछ ज़्यादा करती है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने पावरफुल विटामिन में से एक क्या है, वो थायमीन है। तो थायमीन का इम्यूनिटी में बहुत सारा रोल होता है, ठीक है। और इसके बाद लेके रिड्यूस स्ट्रेस, ये किसको रिड्यूस करता है, स्ट्रेस को। ये मूड को रिलैक्स रखता है, तो ये स्ट्रेस को कम करता है, ठीक है। रिड्यूस स्ट्रेस, एक बुक में पढ़ा था पहले, ठीक है। एंटी स्ट्रेस विटामिन भी उसको कहते हैं। थायमीन इज नोन एज एंटी स्ट्रेस। जितना थायमीन का लेवल बॉडी में अच्छा रहेगा वो फिजियोलॉजिकली बॉडी की जो मूड है उसको खुशगवार रखती है, रिलैक्स रखती है, ये स्ट्रेस को डिक्रीज करती है। इसी वजह से ये एंटी स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। और जब हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, हमारी न्यूरोट्रांसमीटर अच्छी रहे, तो हमारी जो मूड है वो भी खुशगवार रहेगी। तो दैट विल रिड्यूस दी स्ट्रेस कंडीशन। तो एंटी स्ट्रेस विटामिन कौन सा है, थायमीन होता है। और आखिर में लेके अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, इट इंक्रीजेज व्हाट, मसल स्ट्रेंथ। मसल से मुराद स्केलेटल मसल है। तो यहाँ पे लेके कि मसल स्ट्रेंथ को ये इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेज मसल स्ट्रेंथ। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट टू बी नोटेड आप लोग को बताना चाहता हूँ वो ये है, द मोस्ट इंपोर्टेंट इन सब कामों के लिए
आपने मसल को स्ट्रांग बनाना है, स्ट्रेस को डिक्रीज करना है, मसल्स ऑफ द हार्ट एंड ब्रेन को जनाब आपने सपोर्ट देना है, उन सब के लिए हमें क्या चाहिए? एटीपी। तो इन नटशेल वी कैन से थायमीन इज द की विटामिन विच हेल्प इन द एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी बनाने के लिए और भी बहुत सारे विटामिन चाहिए, उनमें से एक का नाम क्या है? वो B1 है, जिसको हम थायमीन कहते हैं। अब सवाल ये है कि जो थायमीन है ये एटीपी किस तरह बनाती है? ये बहुत सारे एंजाइम को काम करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है। सो थायमीन एक्ट एज अ को फैक्टर। ये क्या काम करता है? को फैक्टर। यहाँ पे लिखें 6 नंबर लेके, एक्ट एज अ को फैक्टर फॉर सेवरल एंजाइम्स। व्हाट इज को फैक्टर? एक्ट एज अ को फैक्टर फॉर सेवरल एंजाइम एक्टिविटी। व्हाट इज को फैक्टर यार? ठीक है, हेल्पर। ये क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम है जिसको काम करने के लिए क्या चाहिए? वेरी गुड, दैट इज थायमीन। ये को फैक्टर हेल्पर का काम करता है। लेकिन अब गुड स्टूडेंट शुड नो उन एंजाइम के नाम 3 है। कितने हैं? 3। वो मैं लिखना चाहता हूँ और आप लोग भी इसको याद करें। एक तरीका बताऊंगा, इट विल हेल्प यू। कि बायोकेम से लोग डरते हैं, एमबीबीएस करके भी उनको समझ नहीं आती कि बायोकेम थी क्या और क्या नहीं थी। ठीक है ना? बायोकेम वो चीज़ है जो आप लोगों ने समझनी भी है। कुछ चीज़ें, एक एंजाइम है उसका नाम है, वो आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन एंजाइम को याद करने का तरीका जो है वो टीचर बताता है कि किस तरह आसान तरीके से याद करना है। एक एंजाइम में अभी लिखूंगा जिसको काम करने के लिए 80% ऑफ द केसेस क्या चाहिए? थायमीन चाहिए। उस एंजाइम का नाम है, लिखे, दैट इज कॉल्ड अल्फा कीटो ग्लूटारेट। शाबाश, इसका नाम क्या बन गया? अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेस। कौन सा एंजाइम? डीहाइड्रोजिनेस। इतना मुश्किल नहीं है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेस, ये वो एंजाइम है जिसको काम करने के लिए एज अ हेल्पर या एज अ को फैक्टर क्या चाहिए? थायमीन चाहिए। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, चले आप लोग यहाँ पे एक सवाल बनता है कि सर ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेस कहाँ पे होता है, ये काम क्या करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जस्ट फॉर दिस क्लास रिमेंबर दिस अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेस वर्क इन द क्रेब्स साइकिल। ये किसके अंदर होता है? क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो जब हम क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तो उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। उनमें से एक स्टेप के अंदर ये एंजाइम काम करता है। लेकिन इस एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए? थायमीन चाहिए, जो विटामिन B1 है। मेरी बात समझ में? नेक्स्ट एक है अनदर ट्रांसकीटोलेस। विच एंजाइम? ट्रांसकीटोलेस। इस एंजाइम को भी काम करने के लिए क्या चाहिए? शाबाश, थायमीन चाहिए। ट्रांसकीटोलेस। अब आप लोग कहोगे कि ये कहाँ पे होता है? इसको कहते हैं, हाँ जी, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे। ये भी हम पढ़ेंगे। जिस तरह ग्लाइकोलिसिस एक पाथवे है, इसी तरह HMP, इसको क्या कहते हैं? HMP, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे। यहाँ पे एक चीज आप लोग को समझाने जा रहा हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी स्टेप्स है? 3। कौन कौन सी? ग्लाइकोलिसिस, बताएं, क्रेब्स साइकिल एंड ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलिसिस के बाद जब क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है, क्रेब्स साइकिल अकोरिंग इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन आरबीसी के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, उसमें न्यूक्लियस भी नहीं होती। तो सवाल मेरा यह है कि क्रेब्स साइकिल आया आरबीसी में हो सकती है कि नहीं? हाँ, बी अटेंटिव एंड बी फोकस। इफ यू फोकस यू विल लर्न एंड इफ यू पीपल लर्न यू विल प्रोग्रेस। ठीक है ना? दिस इज द सिंपल थीम टू स्टडी। द मेन थिंग इन द फील्ड टू गेन लॉट ऑफ थिंग इज नथिंग बट फोकस। ठीक है? इफ यू गाइस फोकस व्हाट आई एम गोइंग टू से, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग एंड इफ यू लर्न वंस यू विल प्रोग्रेस। ठीक है? अगर फोकस नहीं है तो लर्निंग नहीं होगी, लर्निंग नहीं होगी तो आगे कैसे निकलोगे? प्रोग्रेशन भी नहीं होगी। ठीक है? द मेन थिंग आई वांट टू पुट इन द माइंड टू बी फोकस ऑन द लेक्चर। ठीक है? सुबह तो आप 11 बजे क्लास स्टार्ट होती है, कोई 6 बजे क्लास तो नहीं ना सुबह सवेरे। मैं देखता हूँ तो दूसरा बंदा कभी इधर से इस तरह करते हैं, कभी उधर से। आधा घंटा 1 घंटा पहले आप लोग में कभी कभार देखते तो बहुत सारे लोग पोस्ट तो सुबह 4 बजे भी देते हैं। ठीक है ना? पोस्ट 7 बजे 4 बजे, मेरे ख्याल में कि आप लोग 6-7 घंटे पहले उठ गए होंगे ना। तो इसका मतलब क्या है? यू पीपल शुड बी फ्रेश। आप इधर आते तो मुझे स्लीपी बना देते हैं। ठीक है ना? आप लोग के देखे मैं भी स्लीप बन जाता हूँ। ठीक है ना? हाँ जी, शाबाश। आप लोग उठा करें, आप यकीन करें, मेरी जब क्लास इधर 8 बजे होती है, मैं 3 किलोमीटर पहले से जनाब वॉक करके आता हूँ सुबह। आप लोग आई डोंट नो उस साइड पे है कि नहीं, हम तो कैंट में रहते हैं, ये पेशावर रोड नहीं है, इसके ऊपर यहाँ पे रेस्कोर्स पार्क है, नाम है, कई वैसे विजिट कर ले, वो आर्मी वालों के रेस्कोर्स पार्क। मैं सुबह सवेरे उसमें वॉक करके ना तो मुझे मजा नहीं आता। आया करे, आप लोग उधर आए या ना, इधर तो सही आए ना। ठीक है ना? क्लियर है? तो आप लोग सारे जो है ना, कोई इस तरह कर रहे हैं, कोई इस तरह कर रहे हैं, आई डोंट नो। ठीक है? तो आप लोग अपनी आने से पहले थोड़ा हार्मोन को भी जगाए कि हमने करना क्या है। ठीक है ना? वो हार्मोन कहता है कि मैंने सोना है, तुम कहते नहीं मैंने पढ़ना है। ठीक है ना? तो दोनों की वो बनती नहीं है। तो कोशिश क्या करे कि आधा घंटा पहले थोड़ा सा, जिसका हॉस्टल इधर है, थोड़ा सा 5 मिनट घुमा के इस तरह आया करें, ताकि आप थोड़ा सा ज़्यादा चले। आप ज़्यादा चलेंगे तो आप लोग की मसल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, आप लोग पढ़ेंगे भी अच्छा। ठीक है? हाँ जी। अब पॉइंट इज दैट के क्रेब्स साइकिल
एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। क्या चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, तो इसका मतलब इसमें क्रेब्स साइकिल भी नहीं होती। और जब क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी नहीं चलेगी, क्योंकि वो भी कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलेगी तो हम एटीपी बना सकेंगे? नहीं। माय क्वेश्चन इज दैट कि अगर आरबीसी के अंदर न क्रेब्स साइकिल चलती है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो फिर वो कौन सी चीज है जो आरबीसी में चलेगी और उसको क्या देगी? एनर्जी देगी। उसका नाम हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे है। ये जो एचएमपी पाथवे है ये क्रेब्स साइकिल की जगह आरबीसी में चलती है। मेरी बात समझ गए? और इस एचएमपी पाथवे के अंदर एक एंजाइम ने काम करना है जिसका नाम ट्रांसकीटोलेज है, और इसको काम करने के लिए विटामिन B1 चाहिए। इस तरह याद रखें, ये हम पढ़ेंगे एचएमपी पाथवे हम पढ़ेंगे, इसमें तकरीबन 24 स्टेप्स है, ये हम पढ़ेंगे। और इन 24 स्टेप्स को याद कैसे करना है उसका तरीका भी बता दूंगा, ठीक है? तो दैट इज एचएमपी पाथवे। लेकिन इसको जब हम फिर पढ़ेंगे बाद में, चाहे 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, उस टाइम हम फिर इस एंजाइम की दोबारा जिक्र करेंगे। और ये एंजाइम पढ़ेंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सर ने पढ़ाया था कि इसको काम करने के लिए विटामिन B1 चाहिए, ठीक है? और लास्ट एंजाइम लिखे पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस। एक क्या होता है? पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस। ये भी एक एंजाइम है, दैट इज कॉल्ड पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस। शाबाश। ये एंजाइम जो होता है इसके सामने लेके लिंकर एंजाइम। इसका नाम क्या है? लिंकर एंजाइम है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज लिंकर एंजाइम। अब लिंकर एंजाइम इन सेंस क्या है और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों ने हाईलाइट करनी है? तो लिंकर एंजाइम के बारे में 2-3 बातें याद रखें। देखिए एक्चुअली अब मैंने कितने एंजाइम बता दिए? 3। और ये तीनों एंजाइम जब भी काम करेंगे उसको विटामिन B1 चाहिए होगी, ठीक है? एक्चुअली देखिए जहां पे जो कॉन्सेप्ट है ना इसका बहुत आसान है। एक्चुअली जब सेल के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल आता है इट कंटेन 6 कार्बन, C6H12O6 है। ये जो ग्लूकोज है ये इस तरह रिएक्शंस के जरिए मुख्तलिफ